हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सेशन में। मैं आपको एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा रहा हूँ, ईवीएस का लेक्चर दे रहा हूँ और ये हमारा 5th वीडियो है। इसमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया है आपके लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस पूरी वीडियो को देखें और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर पहले खुद लगाने का प्रयास करें, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो फिर भी गैस करके लगा लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। और फिर आप देखिए कि आपकी ईवीएस की प्रिपरेशन कितनी हुई है या उसमें कितनी करने की ज़रूरत है। जिस लेवल के मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाता हूँ, मुझे उम्मीद है पिछले सभी परीक्षाओं में मेरा जो ईवीएस और अन्य विषय का कंटेंट रहा है बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आप लोगों के फीडबैक से ही पता चलता है कि कंटेंट काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो वही प्रयास मैं फिर से कर रहा हूँ। जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर नए हैं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है, मेरा प्रयास होता है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं दूँ, ताकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन फंस जाएं और आपको कहीं और किसी बुक को पलटने पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस इतना ही कहना था। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि पहले आप खुद से लगाते चलेंगे। मैं थोड़ा सा समय कुछ सेकंड का पॉज लेके ही बताऊँगा, तो पहले खुद को इवेल्युएट भी करें और आप कमेंट भी कर दिया करिए कि मैंने इतना किया और इतना मेरा सही हुआ। इससे क्या होता है, मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहता है, मुझे फीडबैक पता रहता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि इतनी मेहनत से क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद अगर आप नहीं रिस्पॉन्स देते तो थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिलती है। तो आई होप कि इस बार आप इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुपरसोनिक जेट विमान किस प्रदूषक को उत्सर्जित करते हैं? सुपरसोनिक जेट विमान बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: CH4, SO2, NO2, CO2। आप सही आंसर टिक कर लीजिए। कर लिए होगा आप। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके प्रमुख स्रोत ईंधन दहन एवं परिवहन क्षेत्र हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक जेट विमान भी इसके स्रोत होते हैं। तो ये है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर आपका हो गया होगा, आई थिंक सही होगा। NO2 ये है आपका सही आंसर, NO2। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। दूसरा है, जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा कौन सी विषैली गैस उत्सर्जित की जाती है? जुगाली करना क्या होता है? पागुर करना, चारा खाते हुए जो, या कभी कभी बिना चारा खाते हुए बैठे बैठे जानवर मुंह चलाते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं जुगाली करना। और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो अलग अलग परीक्षाओं में आपने इसको देखा होगा। इसका आंसर अब यहाँ पे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड CH4, इसको मीथेन कहते हैं। तो इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। आई होप आपने सही टिक किया होगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्रदूषक जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन्हीं में इनका आंसर आपको मिलेगा। ये CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद फिर आप आएंगे तो यहाँ पे शीशा ओजोन के बारे में दिया है, ठीक है, और फ्लाई ऐश के बारे में दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ फ़िलहाल मैंने इस PDF में नहीं है। देखिए यहाँ पे है मीथेन को CH4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CH4। तो इसके बारे में जान लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके स्रोत जो हैं वो आर्द्र भूमियां, वेटलैंड होते हैं। प्राकृतिक तेल एवं गैस के जो कुएं होते हैं, खाने होती हैं, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु, दीमक, अवशिष्ट पदार्थ आदि। यानी सड़ी गली चीज़ों से जब वनस्पतियां सड़ गल जाती हैं मिट्टी में मिल करके, तो उनसे जो एक तरह की अजीब सी जो गैस निकलती है उसका नाम मीथेन है। इसे मार्श गैस भी कहते हैं और यह हरित गृह प्रभाव में 20% योगदान देती है। समताप मंडल में मीथेन के सांद्रण से जलवाष्प में वृद्धि होती है जो हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ये भी है। CO2 सबसे बड़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है, मीथेन दूसरे नंबर की है। तो ये आपको पता होगा, तो आप अपने आंसर को सही कर पाए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? CH4 मीथेन।
कुछ विशेष सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा कौन सी हानिकारक गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, CO2, CFC, DDT और PAN पैन। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट बार और इस बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों का साधारण यौगिक है। CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। रेफ्रिजरेटर, AC, फोम, एरोसोल, स्प्रे कैंस, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, हेयर ड्रायर एवं अन्य सौंदर्य प्रसाधन जैसे नेल पॉलिश हो गया, नेल रिमूवर हो गया, बॉडी लोशन हो गया और बॉडी स्प्रे हो गया, ये सब CFC को जो है उत्सर्जित करते हैं। और इससे नुकसान क्या है? यह समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को पतली करती है। इसके संपर्क से त्वचा शुष्क हो जाती है और फिर क्या होगा? ओजोन परत के क्षरण के फलस्वरूप पैरावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज धरातल पर पहुंचने लगती हैं जो त्वचा कैंसर एवं अन्य चर्म रोगों का कारक होती हैं। तो CFC जो हम जितनी लग्जरियस चीज़ें यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स को लेकर के, रेफ्रिजरेटर, AC और जो फोम हमारा जो काउच वगैरह में रहता है, सोफा वगैरह में रहता है वो फोम, ये सारी चीज़ें CFC को उत्सर्जित करती हैं। तो इसीलिए ये बहुत बार अलग अलग तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपको नोट करके चलना होगा, इसको याद करके चलना होगा। तो आंसर क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार अब तक पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? यहाँ पे 4 मंडल दिए गए हैं। अभी मैंने अपनी PDF में भी इसका जिक्र किया, जहाँ पे मैं बता रहा था, आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ बोला कि समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। तो आपका आंसर मिल गया होगा, आपको पहले से पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, समताप मंडल। ताप शक्ति गृह खनिज तेल शोधक कारखाने मुख्य रूप से उत्सर्जित करते हैं। जो ताप शक्ति गृह हैं, जो थर्मल पावर होते हैं और जो तेल शोधक रिफाइनरीज होती हैं, उनसे कौन सा मुख्य रूप से प्रदूषक निकलता है? तो इसको भी आप अच्छे से लगा लीजिए। मैं फिलहाल आपको इसकी डिटेलिंग में ले चलता हूँ। लगा लिया होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, यह दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत तो एक तो उद्योग क्षेत्र है, उसके बाद ताप शक्ति गृह, खनिज तेल शोधक कारखाने एवं स्वचालित वाहन भी इसके स्रोत हैं। तो ताप शक्ति जो थर्मल पावर जो होता है वो, और खनिज तेल शोधक कारखाने, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड को जो है निकालते हैं। इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, कल मैंने बताया था। इसकी वजह से आंखों में जलन, दमा, फेफड़े के रोग, सिरदर्द, चक्कर आना एवं सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानियां हो जाती हैं। और एक चीज़ बताया था मैंने, इसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग कर दी थी कि ये SO2 जो है ये जलवाष्प से क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जो अम्ल वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। एसिड रेन से ही स्टोन कैंसर होता है, एसिड रेन से ही मछलियां मर जाती हैं, बहुत एसिड रेन से बहुत तरह के त्वचा रोग हो जाते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़, SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में धूम, कोहरा, स्मोक भी बनता है। इसमें भी क्वेश्चन आया था अभी लास्ट एग्जामों में। तो ये सब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। SO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपका आंसर सही होगा। क्या होगा? SO2, यानी कि ये फर्स्ट वाला। धान के खेत से कौन सी हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस निकलती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिटेलिंग आपको दिया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहीं से आंसर आपको मिल गया होगा। धान के खेत से जो निकलती है वो है CH4 मीथेन। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। ये हरित गृह प्रभाव वाली दूसरे नंबर वाली गैस है और ये दलदली स्थानों पे सड़ी गड़ी वस्तुओं से और धान के खेत से निकलती है। धान के खेत से निकलने की वजह भी ये है, अगर आपने धान का खेत देखा है तो धान के खेत में सामान्यतः हर समय पानी भरा रहता है और उसमें जो है खरपतवार सब सड़ गल जाते हैं, बहुत दलदली सी सतह रहती है, इसीलिए वहां पे ये मार्श गैस निकलती है। ओके, अगला है, पौधों की पत्तियों पर जमकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करते हैं।
पौधों की पत्तियों पर कोई कण है वो जमा हो जाते हैं, जिससे उनका जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, वो हो नहीं पाता है। तो इसमें से कौन सा प्रदूषक है, O3 या एरोसॉल या फ्लाई ऐश या सीसा? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण को रोक दे रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको देखिए, ओजोन को, O3 को ओजोन कहते हैं, समताप मंडल में रक्षा कवच है, परंतु धरातल पर प्रदूषक है। ठीक है, परिवहन एवं उद्योग क्षेत्र से ये निकलती है। आंखों एवं त्वचा पर प्रभाव, प्रतिरोधक क्षमता को घटाती है, सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। जो ओजोन गैस है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद एरोसॉल यहाँ दिया है, कारखाने एवं विद्युत, गृह एवं कृषि में होती है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल कहते हैं, बहुत ही छोटे कणों को एरोसॉल कहते हैं। ये खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर हानि पहुंचाते हैं। ये ग्लोबल कूलिंग की भी संभावना उत्पन्न करते हैं, यानी पूरे विश्व को एकदम ठंडा करने की क्षमता इनमें होती है। ठीक है, लास्ट में है फ्लाई ऐश। ये एल्यूमिनियम, सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बनते हैं और ये कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से निकलते हैं। ये एक तरह की राख है। आपने देखा होगा, अगर कहीं पे पुल बन रहा होता है, कोई नया कंस्ट्रक्शन सरकारी हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है काली काली मिट्टी, मतलब राख भरी जाती है। उसके पीछे वजह क्या है, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने 2009 में एक अधिसूचना द्वारा निर्माण परियोजनाओं की 100 किलोमीटर परिधि में भूमि भराव कार्यों के लिए, यानी भूमि जो खोदी जाती है उसमें अगर भरना हो तो फ्लाई ऐश का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। यानी वहाँ मिट्टी नहीं भरी जाएगी, फ्लाई ऐश भरी जाएगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी भारी होती है, काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी वेट होता है उसका, और पुल वगैरह पे फ्लाई ऐश। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही बारीक, एकदम मैदे से भी बारीक होती है फ्लाई ऐश, और एकदम से पूरी सतह एकदम चिपक जाती है। तो इसमें फिर से धंसने की या लैंडस्लाइड होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है ये अधिसूचना 2009 में जारी की गई और वहाँ पे भूमि भराव का कार्य फ्लाई ऐश के द्वारा किए जाने के लिए जरूरी कर दिया गया। यहाँ लिखा है, पौधों की पत्तियों में जमा कर, यानी जमा हो जाते हैं, इतने बारीक होते हैं कि पौधों की पत्तियों में जाके जम जाते हैं। उनके जो रंध्र होते हैं, यानी कि जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसको एकदम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये है फ्लाई ऐश। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बहुत डिटेलिंग दी गई कि इसका उपयोग ईंट निर्माण तथा खेतों में छिड़काव कर जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी भारी धातुओं के कण भी होते हैं। तो ये इतना आपको फ्लाई ऐश के बारे में जानना चाहिए था। तो आंसर आपका मिल गया यहाँ पे, क्या है, फ्लाई ऐश। ठीक, आगे चलते हैं। ये काफ़ी, ये 92 से लेके जो आगे क्वेश्चन है, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोग से आधारित क्वेश्चन है, तो डिजीज से आधारित क्वेश्चन है, और वो भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गन्ने की धूल से होने वाला रोग है, इसको बस रट्टा मारना है आपको, कोई ट्रिक बना के रिलेट करके। एस्बेस्टोसिस, बेगासोसिस, एंथ्रेकोसिस, बिसिनोसिस। इसको तो आप लगाइए भाई, लगाइए। अगर आपको पहले से पता तो लगा लेंगे, नहीं पता है तो फिर, हालांकि मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैंने अच्छे से कलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ से। धूल के प्रकार, रोग का नाम, सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस, लौह कण से सिडरोसिस, लौ मेहता, गन्ने की धूल से बेगोसोसिस, कपास की धूल से बिसिनोसिस, अनाज की धूल से कृषक फुफ्फस, और तंबाकू की धूल से टोबेकोसिस, कोयले की धूल से एंथ्रेकोसिस या फिर न्यूमोनोकोसिस। तो ये यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट रोग मैंने दिए हैं जो धूल से होते हैं, और हर धूल से, अब जैसे यहाँ पे 2-3 तो जैसे सिलिका वाला हो गया, एस्बेस्टस वाला हो गया, ये तो इसमें उसका नाम ही इंक्लूड है, सिलिका सिलिकोसिस, एस्बेस्टस एस्बेस्टोसिस। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं याद करना है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दें आप, तो ये जो है आपका अनाज की धूल भी कृषक, चूंकि अनाज किसान पैदा करते हैं, तो कृषक फुफ्फुस अनाज की धूल से, तो ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, कोयला का जो है एक आई थिंक और होता है, एक कोयले का प्रकार होता है एंथ्रोसाइड कोयला, एंथ्रोसाइड कोयला होता है ना, तो उसी के नाम से एंथ्रोकोसिस बना हुआ है। लेकिन जब एंथ्रोकोसिस पूछेंगे तब तो हम कोयला को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन न्यूमोनोकोसिस पूछेगा तब थोड़ा दिक्कत होती है। एक चीज़ और, तंबाकू के इंग्लिश में टुबैको कहते हो, तो टुबैकोसिस ये भी नहीं याद करना है, उसी के नाम से है। तो ये 1 2 3 4 5 तो हो गए है ना, 2 ये ऊपर के हो गए
और 3, 5 तो वैसे भी उसी के नाम पे हैं, बचे कितने 3 मैंने इनको याद करना है आपको, तो लौह कण वाला, गन्ने की धूल वाला, कपास की धूल वाला, और इसको याद करना है तो फिर ये कोयले वाला है न्यूमोनोकॉसिस, ये जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए तो इन्हीं पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इनको जैसे भी स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसको याद करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ, आई थिंक तब तक आप लगा चुके होंगे। तो पहले था गन्ने की धूल, तो गन्ने की धूल अभी मैंने आपको बताया, वहां पे आई थिंक क्या होगा, बेगासोसिस। देखिए डाउट नहीं होना है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए गन्ने की धूल वाला बेगासोसिस है ये, ठीक है। ओके, कपास की धूल से होना रोग जो है कपास, बीसिनोसिस, क्रेशर फुफ्फुस तो होगा नहीं, सिलिकोसिस होगा नहीं, बेगासोसिस हम गन्ना लगा ही चुके हैं, तो बचा क्या फिर आपका, बचा आपका ये बीसिनोसिस। तो कपास की धूल वाला क्या है, बीसिनोसिस, है ना, ये हो गया। अगर आपको डाउट लगता है तो आप वहां जाके देख भी सकते हैं, अगर आपने लिया है तो कपास की धूल बीसिनोसिस हो गया, है ना। आगे चलते हैं, सॉरी, ये अगला कोयले की धूल से होने वाला रोग है सिडरोसिस, न्यूमोनोकॉसिस, बीसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस तो नहीं होगा, है ना, एस्बेस्टस होता है। बीसिनोसिस अभी हमने लगाया कपास की धूल के लिए, ये भी नहीं होगा। और फिर 2 बचा सिडरोसिस और न्यूमोनोकॉसिस। अब इसी दूसरे में डबल डिप करना है आपको, सिडरोसिस या न्यूमोनोकॉसिस। तो कोयले की धूल वाला आपको याद है ये होगा न्यूमोनोकॉसिस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमोनोकॉसिस, अभी मैंने बताया था कोयले की धूल वाला ये वाला न्यूमोनोकॉसिस, ठीक, तो ये याद रखना है। अब उसके बाद लौह कण से होने वाला रोग, अब यहाँ पे आपको आसान हो जाएगा। देखिए क्रेशर फुफ्फुस होगा नहीं, सिडिरोसिस हो सकता है, सिलिकोसिस नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बीसिनोसिस भी हम पढ़ चुके हैं, बीसिनोसिस क्या शुरू में पढ़ लिया हमने, ये कपास की धूल है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ये सिडिरोसिस, यानी कि लौह कण से जो रोग होता है उसका नाम है सिडिरोसिस या लौह महता कहते हैं, लौह महता। अब वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का पारित हुआ, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का पारित हुआ, याद रखिए ये 1981 होगा, ठीक। एक चीज और, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को कब शामिल किया गया। एक चीज ध्यान दीजिए कि ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण ठहराने के लिए अलग से अधिनियम नहीं लाया गया, उसे वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही रख लिया गया। तो ये कब वायु प्रदूषण में इसे शामिल किया गया ये बताना है, ये भी काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक अगर आपने कभी पढ़ा है तो लगा पाएंगे। इसका सही आंसर 1987 ये हुआ था। एक क्वेश्चन ये कि जल का अधिकतम घनत्व डैश पर होता है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 8.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप खुद करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस जी। तो दोस्तों बस इसमें इतना ही, और मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। इसी में अभी पूरा ये जल प्रदूषण को डिटेल में काफ़ी करना है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे, जो बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। और फिर गंगा प्रदूषण पे काफ़ी चीज़ें हैं, और जो जल में काफ़ी ब्लैक फुट इटाइट, मिनीमाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सब रोग होते हैं, इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही आप देखते रहें और इसको अच्छे से तैयार करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहें, और कॉमेंट और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।